भारत के विभिन्न हिस्सों में। नमस्कार, मैं जन सरोकार मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच है प्रख्यात अनुवादक कवि डॉक्टर संतोष एलेक्स। मैं अपनी ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, जन सरोकार मंच की ओर से संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मंच ऐसा है जिसमें हम कवियों को, कलाकारों को, अनुवादकों को, विभिन्न कला माध्यमों से जुड़े जो हमारे मित्र हैं, लेखक हैं और जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान अर्जित किए हैं, उनसे हम अपने दर्शकों से मिलवाते हैं। तो आज हमारे बीच में है पूरे भारत में, और मैं कहूँगा भारत ही नहीं, विदेश में भी भारत के एक बहुत बड़े अनुवादक के रूप में, लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर संतोष एलेक्स जी हमारे साथ में हैं। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि आप जब बचपन में पढ़ लिख रहे थे तब आपकी साहित्य के प्रति क्या कुछ ऐसी गतिविधियां रही जिससे आप आगे चलकर इतने बड़े लेखक और अनुवादक, कवि के रूप में स्थापित हो पाए? क्योंकि बचपन में ही वो नींव बनती है जिसके कारण से हम साहित्य की दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने बचपन और साहित्य के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जन सरोकार मंच के जो कार्यकर्ता है उन्हें और खासकर नीरज जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रकार का एक मंच प्रदान किया। बचपन की जो बात है, बचपन में पढ़ना तो होता था। जब स्कूल में हम पढ़ते थे, स्कूल की किताबों के अलावा हमें पुस्तकालय से किताब लेकर किसी एक उपन्यास का या किसी कहानी संग्रह को पढ़कर उसकी समीक्षा लिखनी पड़ती थी। तो उस हिसाब से नई नई चीज़ों को पढ़ने का जो उत्सुकता थी वो बना रहा। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जब मैं बीए हिंदी पढ़ रहा था तब मैंने कविताएं लिखने लगा और सच्चाई है कि आज भी वो कविता मेरे डायरी में सुरक्षित है, क्योंकि कविता को सही तरह से समझे बिना लिखी गई कविताएं हैं। उसके बाद एमए की पढ़ाई हुई, तब जाके कविता को गंभीर रूप से अध्ययन करने, सीखने, समझने और लिखने लगा। शुरुआत तो मैंने अनुवाद से ही की है। जब मैं 93 में कोचिन विश्वविद्यालय में एमए हिंदी की पढ़ाई कर रहा था, मैंने अनुवाद का काम शुरू किया और पहले कहानियों से शुरू किया, फिर कविताएं। लेकिन मेरी मौलिक जो रचनाएं वो करीब 2000 के बाद ही हुआ, जबकि अनुवाद का काम मैंने 93 से शुरू किया था। बहुत खूब, आपने बचपन से ही जिस प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात की, तो मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो समीक्षाएं आप लिखते थे और जो लेखकों को आपने पढ़ा बचपन में या उस दौर में, जो पढ़ाई के दौर में, अगर कुछ नाम याद आते हो तो आप बताइए, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो दक्षिण भारत में की है और दक्षिण भारत में हिंदी व्यापक रूप से विकसित हो, ये पूरे भारतवर्ष की इच्छा है, कामना है। लेकिन दक्षिण में जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भी बड़ा महत्व है। तो एक आपकी जो मलयालम भाषा मातृभाषा रही और आपने हिंदी में पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का, बीए एमए करने का जो फैसला लिया, वो किस प्रकार का फैसला था? और उस समय आपके समय में ऐसी क्या स्थितियां रही, हिंदी की तरफ कैसा क्या रुझान था? मैं चाहूंगा आप लेखकों के नाम के साथ में इस प्रकार की जो बातें आपको स्मरण में आती हैं वो भी हमारे साथ साझा करें। जी जी बिल्कुल। हिंदी भाषा के प्रति मेरी रुचि मेरा जो अध्यापक थी डॉक्टर मालती देवी, जिन्होंने मुझे केंद्रीय विद्यालय में हिंदी की शिक्षा दी। तो मैडम उस वक्त डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास थी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि स्कूल में ही वो पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, ना कि कॉलेज में, विश्वविद्यालय में जाए। तो उनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल था और जिस हिसाब से उन्होंने वो भाषा को सिखाती थी, मुझे काफ़ी आकर्षित किया भाषा के प्रति। और उस हिसाब से मैंने स्कूल के बाद जब इंटर में पढ़ाई की तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही रहा, और उसके बाद बीए हिंदी और फिर एमए हिंदी जब
हम जब मैंने किया तो एमए हिंदी में जाहिर है कि जो सिलेबस है उसमें आदिकाल है, रीतिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है, उसमें कविताएं हैं, नाटक है, अन्य साहित्यिक विधाएं हैं, और जिन कवियों को पढ़ा उनमें प्रसाद पंत, निराला, महादेवी, इनका अध्ययन किया। और आधुनिक में निराला है, मुक्तिबोध हैं, अन्य कवियों को पढ़ा, गद्य भी पढ़ा। तो इन कवियों को सीखते हुए जो कविता की जो पृष्ठभूमि है, जो गंभीर कविता जो है, कविता किस प्रकार लिखी जाती है, और कविता क्या कहती है, पाठकों तक ये कैसे पहुंचती है, ये सारी चीजें एमए के अध्ययन के दौरान और साथ साथ किताबें लेकर पढ़ता भी था। खासकर मेरा जो लगाव ज्यादातर केदारनाथ सिंह की कविताओं का काफी, उनकी कविताओं से मैं काफी प्रभावित हुआ करता था। और बाद में चलकर केदारनाथ सिंह जी और मलयालम के कवि के सच्चिदानंदन जी, इन दोनों की कविताओं में मानववाद पर तुलनात्मक अध्ययन पर मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी वीआईटी विश्वविद्यालय काटपाड़ी से। जी, आपका जो विषय रहा हिंदी, उसमें आप एक शिक्षार्थी के रूप में थे, तो उस समय तो जो आपको पढ़ने को मिला पढ़ा आपने, लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप हिंदी के विकास के लिए हिंदी अधिकारी के रूप में राजकीय सेवा में हैं, और उससे भी बहुत बड़ी बात है, हिंदी अधिकारी होना बड़ी बात है, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात है आप हिंदी के लिए 24 घंटे दिन रात करके आप इस मुकाम पर हिंदी को और भारतीय भाषाओं को लेकर आ गए हैं कि आपका एक बहुत विशद अनुभव है, अध्ययन है, चिंतन है, लेखन है। तो आज जो हम ये कह सकते हैं कि आप एक शिक्षाविद के रूप में भी है, भाषा शास्त्री के रूप में भी है, अनुवादक के रूप में भी है, रचनाकार के रूप में भी है, और एक गंभीर अध्येता के रूप में भी है। तो ये सारे जो रूप हैं और जिस स्तर तक आज पहुंचे हैं, वहां आपको पहुंचकर क्या ऐसा लगता है कि जो हमारे दक्षिण भारत में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो सही है, या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ नए कवियों को जोड़ा जाना चाहिए, या कुछ और आपकी जो अनुभव है अब कि उस पाठ्यक्रम में हम ये पढ़ते तो बहुत अच्छा होता। जैसे हिंदी में हमारे जो केदारनाथ सिंह कवि हैं वो बहुत कम हमारे भारत के देश में अलग अलग जो विश्वविद्यालय है उसमें है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, प्रेमचंद आपको सभी जगह मिले, जयशंकर प्रसाद आपको मिलेंगे, निराला मिलेंगे, मुक्तिबोध मिलेंगे, लेकिन आधुनिक कवियों को, आधुनिक रचनाकारों को कम रखा गया है। तो ऐसे में आप आज क्या सोचते हैं कि हिंदी के पाठ्यक्रम में दक्षिण में और अन्य जो हमारे देश के अलग अलग हिस्से हैं दूर दराज, जहां हिंदी विकसित होने की प्रक्रिया में अभी भी है, वहां पाठ्यक्रम में क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए जिससे हिंदी के विकास को गति मिल सके, तेजी आए? नीरज जी, बात ऐसा है कि पाठ्यक्रम जो निर्धारित की जाती है उसके लिए एक समिति गठित की जाती है, और उसमें भाषा के जो विशेषज्ञ हैं वो होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, जैसे आपने कहा। तो मैंने जो महसूस किया है कि अ, जो पाठ्यक्रम में जिन कवियों को पढ़ाया जाता है, जिन फिक्शन राइटर्स को पढ़ाया जाता है, उसमें बदलाव तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कई सालों से एक ही लेखक के रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं, या एक ही कवि की कविता संग्रह को पढ़ रहे हैं। इसमें बदलाव ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से कि जो जिनका नाम मैंने लिया, जैसे प्रसाद पंत, महादेवी, ये सब क्लासिक रचनाकार बन चुके हैं। उनके बाद की पीढ़ी या आधुनिकोत्तर पीढ़ी में जो रचनाकार रथ हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लिखने वाले हैं, कवि हैं। मैं खास किसी का नाम इसलिए उल्लेख नहीं करना चाहता कि फिर किसी को ये ना लगे कि मैं किसी के पक्ष में बात कर रहा हूँ। काफ़ी नए जो रचनाकार हैं पिछले 10-15 सालों में जो लिख रहे हैं, उनकी रचनाओं को ज़रूर सिलेबस में स्थान दिया जाना चाहिए, और उस पर मतलब जो छात्र हैं उनसे भी उन वो रूबरू हो, तब मेरे ख्याल से एक क्या कहते हैं, समकालीन जो
स्थिति है रचनाओं की या साहित्य की और साहित्यकारों का, उनसे छात्र बिल्कुल रूबरू होते हैं। हालाँकि ये अलग बात है कि जिन रचनाकारों को मैं मतलब सिलेबस में लाना चाह रहा हूँ या बात करना चाह रहा हूँ, उन पर पीएचडी पैरेलल रूप से हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन पीएचडी के अलावा सिलेबस में जब होगा तो यकीनन एमए के स्टूडेंट्स जो हैं या डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, फंक्शनल हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मतलब पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया गया है, जिसके तहत उनको निश्चित रूप से उन रचनाकारों को पढ़ना है। तो इस प्रकार अगर बदलाव लाए तो अच्छी बात। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है बहुत पुराने समय में तय किया हुआ पाठ्यक्रम है और आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। हमारे इस कार्यक्रम को कुछ लोग अभी देख रहे हैं, कुछ बाद में देखेंगे और आपकी जो कही हुई बात है वो एक स्थायी धरोहर के रूप में भी रहेगी। तो निश्चित रूप से जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, भारतीय साहित्य की बात करते हैं, विश्व साहित्य की बात करते हैं, हमारे देश में बहुत बदलाव हुए हैं, विश्व में व्यापक बदलाव हुए हैं, संवेदनाओं के क्षेत्र में बहुत अंतर आया है। तो निश्चित रूप से जो नए लेखक हैं, जो नई रचनाएं हैं, उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसका एक लंबा प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में बदलाव होता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने साथ में संतोष एलेक्स जी की बात उन सभी विद्वान गुरुजनों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भारतवर्ष में जो भी विश्वविद्यालय है उनके हिंदी पाठ्यक्रम में हिंदी के आधुनिक लेखकों को भी स्थान दिया जाना चाहिए और निरंतर ये जो शोध कार्य हो रहे हैं, शोध कार्य में भी अधिकतम जो है, जो बदलाव हुए हैं साहित्य में, जो नए लेखकों ने लिखा है, उन पर भी होना चाहिए। इसका मूल कारण मैं ये मानता हूं कि जो शोध हो रहे हैं, पाठ्यक्रम में लग रहे हैं या आप कुछ कह रहे हैं, तो वो जो नया लेखक है जो अभी इस संसार में है, वो आपके लिखे से, आपके कहे से कुछ प्रेरणा पा सकता है, कुछ सीख सकता है, कुछ समझ सकता है और उसके भविष्य में कुछ और नई संभावनाएं और नए लेखन की आशा हम कर सकते हैं। इसलिए भी ऐसा होना जरूरी है। संतोष जी हमारे साथ में हैं और कवि के रूप में भी विख्यात है, हम अनुवादक के रूप में उनसे बात करेंगे। आपके हिंदी में कविता संग्रह आए हुए हैं, पांवों तले की मिट्टी, हमारे बीच का मौन और एक मेरे पिता जो बहुत चर्चित रहा, पिता मेरे काव्य संग्रह। तो आप अपनी पसंद की एक दो चयनित कविताएं हमारे दर्शकों को पाठ करें तो अच्छा लगेगा। उसके बाद हम आपके कविता पर अनुवाद पे बात करते हैं। बिल्कुल। नीरज जी, हमेशा मेरे साथ माँ का अनुग्रह रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और सरस्वती माँ, दोनों का अनुग्रह मेरे साथ रहा है। तो शुरुआत की जो कविता है, शीर्षक है माँ। माँ ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी, समझदार थी वह पढ़े लिखे लोगों से भी। माँ ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी, समझदार थी वह पढ़े लिखे लोगों से भी। दुख इस बात का नहीं कि माँ अब नहीं रही, दुख इस बात का है कि जीते जी वह अपने लिए नहीं जी। आंगन, अहाता, रसोई सब कहीं मौजूद थी वह। गर्मी में, सर्दी में, तनाव में, आह्लाद में परिवार को जोड़े रखा। बहुत स्कूल से लौटने पर एक दिन मैं उसके लिए आंवला ले आया। उस दिन रसोई के अंधेरे में खड़ी होकर वह बहुत रो पड़ी। वह आधा सोई, आधा जागी और हम बड़े हुए। वह आधा सोई, आधा जागी और हम बड़े हुए। खुशी इस बात की है कि परिवार के सदस्यों की यादों में, सांसों में जीती है वह आज भी। बहुत बढ़िया सर। शुक्रिया सर। दूसरी एक कविता है, शीर्षक है बौना। बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की लेते वक्त अचानक नजर पड़ी बोंसाई पर। यूं तो यह आकार में है बौना, मगर है आकर्षक जरूर। 10वीं मंजिल से सामने के घर दिखते हैं बौने। हमारे फ्लैट का चौकीदार है बौना। बौने हैं उसकी पत्नी, बच्चे व इच्छाएं। वामन को वरदान दे महाबली भी हो गया बौना। बौना है कमरे की चार दीवारी में कैद। झूठी शाद में जीता आदमी, वह आदमी नहीं बोंसाई हो चुका है। बहुत बढ़िया सर। मैंने आपको इसलिए भी आग्रह किया कविता वाचन के लिए कि हमारे देश में
एक ऐसा प्रचलन है कि जो अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय है उनको महज अनुवादक के रूप में माना जाता है, एक श्रेणी निर्धारित कर दी जाती है। जी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र डॉक्टर संतोष एलेक्स, जिनकी मातृभाषा मलयालम है और वो हिंदी में आधुनिक कवि के रूप में एक नए मुहावरे में जो हिंदी कविता का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कविताएं लिखते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी रचनाकार का मूल्यांकन उसके समग्र कार्य से होना चाहिए। आपको एक कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा और पहचान मिले, ऐसी मेरी आकांक्षा है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से ये जो आपकी कविता पिता मेरे और ये अन्य जो संग्रह है उन संग्रहों की और अन्य कविताओं को पढ़ा मैंने, तो मैं आपके कवि से, आपके अनुवादक से बेहद प्रभावित रहा और हमारा जो संपर्क और संबंध बना वो भी निश्चित रूप से शब्दों के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से बना। तो ये जो अनुवाद के माध्यम में आपके पास में मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी, कोंकणी, अंग्रेजी, हिंदी, इतनी भाषाएं जो है वो इतनी भाषाओं पर आपने अधिकार धीरे धीरे कैसे प्राप्त कर लिया, इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बात ऐसा है नीरज जी, केंद्रीय विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई तो जाहिर है वहां से मैंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सीखी। मातृभाषा मेरी मलयालम है तो मलयालम तो आ ही जाएगा, और मेरा बचपन भी था आंध्र प्रदेश में तो वहां से तेलुगु सीखा। और मेरे पापा के कई सारे मित्र तमिल भाषी थे तो उनके संपर्क में रहकर तमिल सीखा। और बाकी जो भाषाएं मराठी हो या कोंकणी हो, क्योंकि उसकी लिपि भी हिंदी से मिलती जुलती है, और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि उन भाषाओं को भी सीखने का प्रयास करें। बेंगलुरु में था 3 महीने तो कन्नड़ भाषा बोलना सीख लिया, लेकिन वापस फिर कोचिन आके फिर जब संपर्क नहीं रहता भाषा से तो टूट ही जाता है। लेकिन वो भाषाओं के प्रति एक अलग सा प्यार है मुझे, सीखने की एक ललक है। तो 5 भाषाएं निश्चित रूप से पिछले 30 साल से उन 5 भाषाओं मलयालम, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन 5 भाषाओं में मेरा काम है। और मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में मैं अधिकार के साथ अनुवाद करता हूँ, बोलता हूँ और लिखता हूँ। जहाँ तक तमिल और तेलुगु की बात है, दोनों से मैं लाइव ट्रांसलेशन करता हूँ। मानिए कि अगर आप एक तमिल कविता या एक तमिल कहानी पढ़ रहे हो, तो मैं लेखक के साथ बैठ के लाइव ट्रांसलेशन उसको तमिल से मैं हिंदी में कर सकता हूँ, मलयालम में कर सकता हूँ, अंग्रेजी में कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार तेलुगु का अगर कोई कवि या कहानीकार मेरे साथ बैठ के मैं उसका कहानी को सुन के मैं अनुवाद करता हूँ, फिर उन 3 भाषाओं में मैं अनुवाद कर सकता हूँ, लाइव ट्रांसलेशन भी करता हूँ। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि अनेक भाषाओं को जानना, पढ़ना, लिखना, ये मैं भगवान का एक बड़ा अनुग्रह ही मानता हूँ। वैसे देश में बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश में बहुभाषी देश है हमारा। बहुत सारे मतलब जो शहर में जो लोग रहते हैं वो बहुभाषी हैं ही, लेकिन केवल बोलना मात्र से या समझने मात्र से या लिखने मात्र से कोई अनुवादक नहीं बनता। क्योंकि अनुवाद एक ऐसा कार्य है, जैसे आप भी प्रतिष्ठित अनुवादक हैं, काफी अनुवाद का काम आपने भी किया, आप जानते ही हैं। अनुवाद के लिए बहुत समय लगता है एक अच्छे अनुवादक बनने में। काफी कुछ सीखना है, काफी कुछ करना है, काफी कुछ समझना है, जिसके बाद जाके हम लोग एक स्तर के अनुवादक बनते हैं। और जैसे आपने कहा, हमारे देश में यह परिपाटी है कि कोई कवि बन गया तो वो कवि ही रह गया, अनुवादक बन गया तो अनुवादक ही रह गया, फिक्शन राइटर बन गया तो फिक्शन राइटर ही बन गया। मैंने जानबूझकर इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, जो बना उस हिसाब से बना। पिछले 30 साल का मेरा जो लेखन कार्य है उसमें पहले अनुवादक बना, उसके बाद मैं कवि बना, उसके बाद मैं आलोचक बना। तो ये एक क्रमानुसार ये आता गया। कहीं पे भी मैंने कोई ऐसा एक प्लान नहीं बनाया कि हाँ चलो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसा नहीं। ये होता गया और आज अनुवाद में 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अनुवाद पर अधिकार से मैं बात कर सकता हूँ। उतनी चीजें मैंने मतलब उसको समझने में मैं इतना समय लगा, मुझे 30 साल का समय लगा। मेरी जो दोनों किताबें अनुवाद की है वो भी काफी लोकप्रिय रही है पाठकों के बीच में, और खासकर अनुवाद के जो छात्र हैं उनमें।
तो इसके पीछे 30 साल का श्रम है इन सभी चीजों के पीछे। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी उस यात्रा को, विचारधारा को स्पष्ट किया। मैं सोचता हूं अब एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा मुश्किल सवाल है मेरे पास में, और इस मुश्किल सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरा सवाल यह है कि एक लेखक के रूप में हमारे देश के अनेक लेखक हैं जो भारतीय भाषाओं को अनुवाद के जरिए पढ़ते हैं। तो अनुवाद के जरिए जो पढ़ते हैं उनका अनुभव अलग होता है, और मूल भाषा में उस रचना को पढ़ना, उसका एक अलग अनुभव होता है, उसकी एक अलग अनुभूति होती है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, उसके शब्दों की जो अनुगूंज होती है, जो गरिमा होती है, जो ऊष्मा होती है, वो मूल भाषा में समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मेरा सवाल यह है कि आप मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और संस्कृत, मराठी, कोंकणी, अंग्रेजी और अंग्रेजी के माध्यम से अनेक देसी और विदेशी भाषाएं, तुर्की भी, अरबी भी, चीनी भी, बहुत सारी विदेशी भाषाओं को भी आपने लेखकों को पढ़ा है, उनको अनुवाद किया है। और मुश्किल सवाल यह है कि अब इसमें कौन सी भाषा है जो आपको बहुत बढ़िया लगती है, उसके लेखक बढ़िया लगते हैं, आपको लगता है कि इस भाषा के साहित्य का अधिक विकास हुआ है। अगर ये क्रम देना पड़े, हालांकि मुश्किल है, ये क्रम दिया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर इस मुश्किल में हम संतोष एलेक्स जी को डाल दें कि भाई संतोष एलेक्स जी, आपको ये तय करना है, बताना है अपनी रीडिंग के हिसाब से, आपने जो अध्ययन किया उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि भारतीय साहित्य में जो आपने अलग अलग भाषाओं के लेखकों को पढ़ा है, देश के साथ विदेशी भाषा के लेखकों को पढ़ा है, उनमें क्या कुछ इस प्रकार का श्रेणी विभाजन हो सकता है? या इसको सवाल को मैं कुछ पलट कर कह सकूं तो ये कह सकता हूं कि आपको इन भाषाओं के साहित्य में क्या विभेद लगता है? कुछ इस पर प्रकाश डालें। नीरज जी, आपने तो मुझे पशुपेश में डाल दिया। हर भाषा की अपनी विशेषता होती है, ये आप जानते ही हैं। और भारत के जो राज्य है, उसको वो राज्य बने भाषाओं के आधार पर। जाहिर है हर राज्य की जो भाषा है, प्रांतीय भाषाएं जो है, उसमें जहाँ तक मैंने समझा और देखा, काफी अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है। इसलिए एक भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन भाषा, प्रांतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में काफी अच्छे लेखक और काफी अच्छा लेखन कार्य हुआ है। बात यह है कि ये जो अच्छा हुआ है, ये दूसरे या तीसरे भाषा में क्यों नहीं जाता? सवाल ये है। यह इसलिए नहीं जाता कि हमारे देश में अच्छे अनुवादकों की कमी है और अनुवाद करने वाले संस्थाओं की कमी है। हालांकि नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकेडमी या केरल साहित्य अकेडमी या फिर राज्यों की जो साहित्य अकेडमी काम कर रही है, और मेरे ख्याल से वार्धा विश्वविद्यालय जो है, उन्होंने ट्रांसलेशन मिशन का कुछ काम भी शुरू किया, लेकिन इन सबके होते हुए, रहते हुए भी जितना काम अनुवाद के क्षेत्र में होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। दूसरी एक बात यहाँ पे जो मुझे बहुत ही क्या कहते हैं, पीड़ादायक यह है कि अनुवाद जल्दबाजी में करने वाली एक चीज नहीं है। इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, चाहे वो साहित्य की कोई भी विधा हो। तो आए दिन मैं क्या देखता हूँ केरल में और भारत भर में, कई प्रकाशक ऐसे हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग ट्रांसलेटर, मैं उन्हें कहता हूँ। मतलब उनको भाषा आती है, लेकिन ना अनुवाद की कोई सिद्धांतों से उनकी जानकारी है, ना अनुवाद को उन्होंने पढ़ा है, ना उसको सीखा है और समझा है। भाषा बस आता है और उनको बस पेमेंट बताया जाता है कि 1 महीना और आपको इतना पेमेंट दिया जाए। मतलब धड़ल्ले से अनुवाद कर भाषा में उसको ले आया जाता है। ये अनुवादक, इस प्रकार के अनुवादक और इस प्रकार के जो प्रकाशक जो इस प्रकार का अनुवाद कर रहे हैं, इन लोग साहित्य की क्या कहते हैं, साहित्य को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँ। आपने तमिल लेखक, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तमिल के बहुत ही चर्चित उपन्यासकार है, जिन्होंने संन्यास ले लिया था बीच में लेखन से, पेरुमाल मुरुगन। पेरुमाल मुरुगन का जो उपन्यास आया था काफी बवाल बचा।
इनका इनकी इनकी जो उपन्यास है मलयालम में अनुवाद होकर आए हैं, तमिल से सीधे मलयालम में। तो ये इनका जो मलयालम जो अनुवाद हुआ वो धड़ल्ले से अनुवाद हुआ। तो मेरा जो एक मित्र है जो तमिल और मलयालम में अच्छी पकड़ है, उनकी अनुवादक और कवि भी हैं, मेरे भाई समान हैं। अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा, संतोष जी मैंने अनुवाद पढ़ा, काफी मुझे दुख हुआ कि इतना खराब अनुवाद कैसे किया गया। तो जब उन्होंने पता लगा कि मैंने जो कहा धड़ल्ले से उसको अनुवाद करवाया गया। तो इसमें नीरज जी बात यह सामने आती है, जो मलयालम अनुवाद एक पाठक पढ़ता है मलयालम में, तो वो सोचता है अरे पेरुमाल मुरुगन का इतना बड़ा नाम है, ये पेरुमाल मुरुगन है। मतलब उस अनुवाद को पढ़ते हुए उसके मन में धारणा उठती है कि अरे इतना इतना ही है पेरुमाल मुरुगन, कितना खराब चीज लिख रहा है। इस अनुवादक ने खुद भाषा की हत्या की, मूल जो लेखक है पेरुमाल मुरुगन का जो स्टेटस था उसकी भी हत्या की, और प्रकाशक और इन्होंने मिलकर सारा का सारा चीज जो है उसको उल्टा पलटा कर। तो ये चीज बहुत ही खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें मजेदार बात ये हुई, ये जो तमिल प्रकाशक है, इन्होंने पेरुमाल मुरुगन को फोन पे बताया कि आपका जो उपन्यास है तमिल से मलयालम में खराब अनुवाद आया है और जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, तो वो माने नहीं। तो इस प्रकाशक ने क्या किया, उनका जो नया उपन्यास का जो मलयालम अनुवाद आया, वो मेरे मित्र से अनुवाद करवाया और उससे टिप्पणी ले ली लिखित रूप से, कहाँ कहाँ पर गलती है, क्या गलती है, ये ले ली। और उसके बाद उस चीज को जब पेरुमाल मुरुगन को भेजा गया और वो फोन पे बात हुई, तब उनको समझ में आया कि गलती हो रही है अनुवाद में, जिससे उनके उनके नाम को भी ठेस पहुंच रहा है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रहा है। ये सरासर गलत, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये जो साहित्य अकेडमी है, एनबीटी है या नेशनल ट्रांसलेशन मिशन है, जो भी है, इनको जितना काम करना चाहिए वो उन्होंने उतना काम नहीं किया है। देश के अकादमी मेरे ख्याल से 60 साल से ऊपर हो गई, अकादमी की स्थापना हो गई, एनबीटी भी है, लेकिन जितना अनुवाद के क्षेत्र में काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अब इसके क्या कारण हैं ये आप भी जानते हैं, बाकी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोग जानते हैं। उस पर अगर और गंभीरता से काम हो तो जरूर भारतीय भाषाओं में, जो मैंने पहले कहा, जो अच्छा लिखा जा रहा है। आपको पता है उड़ीसा में जो कवि है जिन्होंने केवल 10वीं तक की ही पढ़ाई की, जिसको पद्मश्री दिया गया भारत सरकार की ओर से, उनकी कविताओं का अनुवाद हाल ही में हिंदी में आया है। जबकि अभी भी भारत की जो 20-22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद नहीं किया। कि हल्दरनाक हल्दरनाक जी की कविताओं में क्या चीज है जिसके चलते भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दी। तो ये उड़ीसा के जो अकादमी है, वहां के जो शिक्षाविद हैं, वहां के जो अनुवादक हैं, उनको पहल करनी चाहिए। मलयालम के साथ, तमिल के साथ, कन्नड़ के साथ और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ आप एक कार्यक्रम बनाएं, जिसके चलते यहाँ के अच्छे जो लेखक हैं वो उस पार पहुंचे और वहां के अच्छे लेखक हैं वो इस पार आए। बिल्कुल, आपने कहा कि भारतीय भाषाएं और बहुत सारी विश्व की ऐसी भाषाएं हैं जिसमें बहुत सुंदर अच्छा लिखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार एक आलोचक का काम होता है कि अपनी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं को पहचानता है वो और उसका मूल्यांकन करता है, उस पर राय देता है, तो निश्चित रूप से अनुवादक भी अपनी भाषा जो उसको अनुवाद करनी है, उन दोनों तीनों भाषाओं में उसकी गति होती है और वो श्रेष्ठ रचनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा तक ले जाता है। भाषाओं को जोड़ने में बहुत मजबूत पुल बनाता है, जिससे हम एक भाषा के लेखक को दूसरी भाषा में जानते हैं, वहां की संस्कृति, रीति रिवाज, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनछुए पहलू है, वो हम उस रचना के माध्यम से जानते हैं। लेकिन ये जानना तभी होता है जब हम उन दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो आपका मुझे एक सवाल चलते चलते एक ये भी करना चाहिए कि आपने शिक्षा ग्रहण करते समय बीएड किया था और बीएड करने के बाद में आमतौर से शिक्षक के रूप में सेवाएं करने की इच्छा रहती है, तो आप शिक्षक नहीं बनकर हिंदी अधिकारी बन गए और ये संयोग है कि आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए हैं और मैं केंद्रीय विद्यालय में हिंदी का शिक्षक हूं। तो निश्चित रूप से आपसे इस बात पर आपके विचार जानना चाहूंगा कि आप शिक्षक बनते बनते किस प्रकार हिंदी अधिकारी के रूप में देश में। नीरज जी, बात ऐसा था कि मैं हिंदी के बाद
कोचिन विश्वविद्यालय से मैं हिंदी करने के बाद मैंने बीएड की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ जब मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, मेरा अंतिम जो लास्ट एग्जाम्स थे मार्च में, उस बीच में मैंने 3 जगह हिंदी अनुवादक के पद के लिए मैंने आवेदन दिया था। मेरे ख्याल से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, फिशरीज डिपार्टमेंट, और कहीं एक और 3 जगहों में अनुवादकों के लिए मैंने आवेदन दिया था। और सबसे पहला इंटरव्यू फिशरीज डिपार्टमेंट में आया। तो मैंने पहला मेरा रिटन एग्जाम था, उसके बाद इंटरव्यू थी। उसके बाद जब मैं बीएड का एग्जाम्स के जो डेट्स आ गए, इस बीच मुझे यहाँ से विशाखापट्टनम का जो केंद्र है वहाँ पे अनुवादक के रूप में मेरी नौकरी लगती है। तो मैंने पिताजी से पूछा कि मैं जाके ज्वाइन करके आके परीक्षाएं दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि आपका जो अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज है, वो मना कर दें, तो शुरुआत में छुट्टी ना दें, तो आपको फिर एग्जाम आपका रह जाएगा, तो आप पहले एग्जाम्स खत्म करके जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरे पास समय था, 1 महीने का समय था ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा जो शिक्षक बनने का जो आग्रह था वो वहीं पर खत्म होता है, और मैं सीधे जाके सेंट्रल सर्विस में अनुवादक के रूप में मेरी भर्ती होती है। हालांकि पिताजी स्कूल में हालांकि टीचर नहीं थे, वे लैब असिस्टेंट थे। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, मेरी छोटी बहन स्कूल में टीचर है। बहुत सारे फैमिली में जो लोग हैं, ज्यादातर अध्यापक हैं हमारे जो फैमिली के हैं। और आपको पता है कि बहुत ही समादृत जो पोजीशन है अध्यापकों का होता है समाज में, आज भी है। लेकिन मैं बीच-बीच में मतलब क्लासेस लेता हूँ कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था कि आप हिंदी अधिकारी के रूप में होते हुए भी शिक्षक की भूमिका में भी है, इसलिए कि आपने अनुवाद के विषय में बहुत सैद्धांतिक पुस्तकों का लेखन किया है। और हमारे भारत में अनुवाद के क्षेत्र में जो आपकी बहुभाषिकता पर पुस्तक है वो बहुत लोकप्रिय हुई है। तो ये अनुवाद की बहुभाषिकता जो पुस्तक आपने लिखी, उससे पहले जो अनुवाद की पुस्तकें आपने लिखी, उनकी आपको प्रेरणा कैसे मिली, और आपने अनुवाद के सिद्धांतिक पक्ष पर भी लिखा, ये आपको क्यों जरूरी लगा कि अनुवाद आप कर रहे थे, रचनात्मक अनुवाद कर रहे थे, कहानी, कविता, निबंध का अनुवाद करना एक अलग बात है, लेकिन अनुवाद के टेक्निकल पक्ष पर आपने अध्ययन करके, मनन करके, चिंतन करके आपको ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि आपको अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष पर भी मौलिक हिंदी में लिखना पड़ा, जबकि हिंदी में अनुवाद को लेकर बहुत कम साहित्य लिखा गया है। हिंदी साहित्य में हमारे बीच ये त्रासदी है, भारतीय भाषाओं में भी है, कि यहाँ कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध, साहित्य की अनेक विधाएं हैं। कुछ विधाओं की बात अगर छोड़ दें तो उसके इतर जो अनुवाद पर है या कुछ और सैद्धांतिक पक्षों पर है, शिक्षा पर है, वो पुस्तकें बहुत कम है और ना के बराबर है। ऐसे में आपका ये जो अवदान है निश्चित रूप से बेहद उल्लेखनीय है। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपनी बात रखें। जी नीरज जी, ऐसा हुआ कि सालों से अनुवाद करता गया, और करते करते पता नहीं चला कि 25 साल मैंने अनुवाद के क्षेत्र में पूरा किया। तब मेरे मन में यह उत्सुकता जगी कि हालांकि अनुवाद से संबंधित किताबें हैं, लेकिन जो मैंने देखा और पढ़ा उसमें मुझे ये बात समझ में आई कि ये लोग, जिन लोगों ने अनुवाद से संबंधित किताबें लिखी, जैसे मैंने पहले कहा, दे आर नॉट द प्रैक्टिशनर्स ऑफ ट्रांसलेशन। प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रांसलेशन और नॉन प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रांसलेशन में काफी फर्क है। बिना अनुवाद के अनुभव के उन्होंने उस किताब को लिख डाला है, और बहुत जगह जो उदाहरण लिए गए हैं वो एक समान आ जाता है, हालांकि लेखक अलग है, उदाहरण एक ही है। तो मैंने 25 साल में जो मैंने अनुवाद किया, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, अंग्रेजी में और मलयालम में, इन 5 भाषाओं में जब मैं अनुवाद कर रहा था, मुझे जो मैंने जिन दिक्कतों का सामना मैंने किया, उसको मैंने उदाहरण के रूप में इस किताब में रखा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि मेरा किताब 22 कैरेट गोल्ड है, क्योंकि मैंने जिन चीजों का अनुवाद किया वो दूसरा तो नहीं कर सकता ना, दूसरा तो नहीं किया है। तो मैंने जो उदाहरण मेरे किताब में मैंने दिया, यह 100% सच है, इसमें कहीं से भी झूठ नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मलयालम में
एन.एस. माधवन एक बहुत ही चर्चित नाम है। वो पटना में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के आईएएस सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने काम किया, आईएएस अधिकारी थे वो। तो मलयालम के बहुत अच्छे सीनियर कथाकार के रूप में उनकी पहचान है, एन.एस. माधवन। उनकी एक कहानी है, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद उन्होंने लिखा था उसको। तो उस कहानी का पहला जो अनुच्छेद है, मैं अनुवाद में वहीं पे अटक गया। उसमें मलयालम में एक जो वाक्य आ रहा है, मैं इस प्रकार है: സോഡിയം വേപ്പർ വിളക്കുകളുടെ നീല വെളിച്ചത്തിന് വെയിൽ പതിറ്റടിയുടെ ദൈന്യം കലർന്ന തിളക്കമുണ്ടായി। अब इसमें मैं जिस शब्द में अटक गया वो था वेल पदिटड़ी। इसका मतलब है एक प्रकार का फूल जो केरल में आपको मिलेगा, जिस पर सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो खिल उठता है, और वो लगभग दोपहर के बाद के समय में ये फूल खिलती है। तो जाहिर है कि इस प्रकार का एक फूल उत्तर भारत में तो है नहीं, मुझे मलयालम से हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैंने उसको इस प्रकार अनुवाद किया: सोडियम वेपर बत्तियों की पीली प्रकाश में सांझ के फूल की सी मध्यम चमक थी। अब जो सोडियम वेपर वेल पदटड़ी जो है, जिस शब्द का उपयोग किया है, उसका मीनिंग सांझ के फूल में मुझे मिल गया। एग्जैक्टली वो वर्ड वहां पे नहीं है, लेकिन जो स्रोत भाषा में जो बात कही गई है उसको लक्ष्य भाषा में बिल्कुल सांझ के फूल के कारण मुझे मैं उसको बिठा सका उसमें। तो ये निरंतर अनुवाद करते हुए इस तरह की चीजें हमारे जेहन में आती है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मलयालम में एक शब्द है कायल, हिंदी में भी कायल शब्द का उपयोग है। कोई हम कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारे प्रतिभा का कायल हूं, वहां का जो मीनिंग कायल में है वो मलयालम का कायल से अलग है। शब्द एक ही है, अर्थ अलग है। मलयालम में जो कायल कहते हैं उसको हम झील कहते हैं, और ये केवल झील भी नहीं है। आप अगर एलेप्पी में गए हैं, जो बैकवाटर्स है, जहां यूरोप से अमेरिका से लोग हाउस बोट में घूमने आते हैं एलेप्पी में, ये जो हाउस बोट आप जिसमें आप घूमते हैं वो उस झील में घूमते हैं। तो वहां का जो झील है वो केवल झील नहीं है, वो एक जलमार्ग भी है वहां के रहने वाले लोगों के लिए। मतलब जैसे मैं बस से सवार करता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ, ऑटो पे जाता हूँ, वहां के लोगों को लिए झील सड़क है। उन हर घर में एक छोटा सा नाव होता है जिसको लेके वो मतलब निकल पड़ते हैं तरकारी खरीदने या शहर जाके आने के लिए। तो वो झील जो है वो केवल झील ही नहीं है, एक जलमार्ग भी है, लोगों के यातायात का साधन भी है। तो एक शब्द कितना बड़ा विस्तार दे रहा है, इसको समझे बिना अगर अनुवादक अनुवाद करता है तो अर्थ का अनर्थ निश्चित रूप से होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अनुवादक जो है भाषा के प्रत्येक शब्द का अनुवाद नहीं करता है। हमारे अनुवाद के क्षेत्र में शब्दानुवाद भी है, भावानुवाद भी है। निश्चित रूप से मूल जो लेखक का भाव है वो पहुंचना चाहिए, और उसमें ये तभी संभव हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप एक बेहतर ढंग से साहित्य को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को जानते हैं, तभी आप एक भाषा से दूसरे भाषा में आते हैं, और जिस भाषा में आ रहे हैं उस भाषा के मुहावरे को जानना बहुत जरूरी है। जो आपकी मूल भाषा है उसका मुहावरा दूसरी भाषा में कुछ शब्दों के साथ परिवर्तन होकर भी पहुंच सकता है। ये फैसला अनुवादक को लेना पड़ता है, और निश्चित रूप से जो लेखक की भाषा का टोन है उसको बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो आपने अपनी इस यात्रा में कर दिखाया है। मेरा अगला सवाल यह है कि हमारे गुरुदेव टैगोर के अनेक अनुवाद हुए हैं, और बहुत सारे अनुवाद होने के बाद भी आपको उनकी कविताओं में ऐसा क्या लगा कि आपने भी रविंद्रनाथ टैगोर का अनुवाद किया, जबकि बहुत पहले से अनुवाद उपलब्ध है उनके? तो इस विषय में आप अपने विचार साझा करें कि टैगोर का अनुवाद आपने क्यों किया। जी नीरज जी, ऐसा है कि मेरे पास एक अंग्रेजी कविता संग्रह रूपा एंड पब्लिकेशन से मैंने किसी पुस्तक मेले में खरीदा था,
तो उसका जो अनुवाद किया शोभन दास गुप्ता नामक व्यक्ति ने अनुवाद किया उसको, जिसमें टैगोर के गीत और कविताएं दोनों है, उसमें गीत भी है। तो इन दोनों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी का अनुवाद इतना बढ़िया था कि आमतौर पे अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं से जब अंग्रेजी में अनुवाद होती है तो काफी कुछ छोड़ के उन लोग उसका अनुवाद करते हैं, मतलब काफी लिबर्टी लेते हैं अनुवाद के करते वक्त। लेकिन इन्होंने उल्टा भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में जब किया, बंगाली से सीधे अंग्रेजी में किया, मेरे मेरे ख्याल से लगभग बहुत ही सटीक अनुवाद हुआ है। हालांकि मूल बंगाली मैं नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजी का जो पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया काफी आकर्षक, रोचक, और जिसको जैसे हम कहते हैं कि पढ़ने पर नहीं लगा कि ये अनुवाद है। और बहुत पहले से हम लोग टैगोर को हम लोग पढ़ते आए हैं, उनकी कहानियां हो या कविताएं हो। तो मुझे लगा कि ये जो संग्रह उसी प्रकार मैंने उसमें एक और कविता को जोड़ा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वो जो कविता है वो इसमें नहीं था, उसको भी मैंने इसमें लगा के उस संग्रह को मैंने अंग्रेजी से हिंदी में किया। और इसीलिए मैंने किया कि ये जो अनुवाद का जो समय था मेरे लिए, मेरे अनुवादक के जीवन में एक अलग पक्ष इसलिए भी था कि ये कहीं मिस्टिक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ही प्रेम के एक अन्य क्या कहते हैं स्तर पर ये पहुंच जाते हैं, आत्मा परमात्मा के हिसाब से। तो ये जो कविताएं हैं, इनको इनको अनुवाद करते करते कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि ये एक एक अलौकिक दुनिया में आपको ले जा रहे हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप में गीतांजलि का अनुवाद बहुत जगह हुआ है, बहुत भाषाओं में, हाँ बहुत लोगों ने किया, लेकिन इसमें दोनों है, उनके गीत भी है और कविताएं भी है। तो ये कुछ अलग सा लगा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्या कहते हैं, मेरी जो 50 किताब है उनमें से महत्वपूर्ण किताबों का नाम अगर आप लेने के लिए कहेंगे तो जरूर इस अनुवाद को मैं लूंगा, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि यही नहीं, मैं अक्सर बच्चों को जब क्लास लेता हूँ या जब व्याख्यान देता हूँ तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरे रोल मॉडल टैगोर हैं। वो एक ही समय कवि थे, अनुवादक थे, पेंटर थे, संगीतज्ञ थे, आलोचक थे, दार्शनिक थे, अब क्या क्या नहीं थे वो। टैगोर के पास भी 24 घंटे ही थे, मेरे पास भी 24 घंटे ही है, लेकिन टैगोर टैगोर है। ये उनकी खूबी है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो भारत के ही भारत के लेखक थे, और अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्हें भारत को दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि संतोष एलेक्स जी के पास कुछ ज्यादा घंटे हैं और इसलिए उनका जो काम है वो विपुल मात्रा में काम आया है। देश और दुनिया के लिए लॉकडाउन जो है बड़ी त्रासदी के रूप में आया। हम सब ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुत दुखद स्थितियां हमने भोगी, लेकिन इसमें जो अकेलापन था, घर में बंद रहने की बात थी, तो लेखक के लिए किताबों की दुनिया में एक सुकून भरा माहौल भी उस समय रहा। हमारे हिंदी के और प्रांतीय भाषाओं के अनेक लेखकों ने लॉकडाउन पर रचनाएं की है। आपने भी अंग्रेजी में लॉकडाउन में नाम से लिखा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन आपकी पुस्तक है उसमें क्या है, आपने क्या लिखा है, और ये जो समय रहा उस समय में आपने क्या नया काम किया, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। हम सोचते हैं इस काम को बाद में करेंगे, जब समय मिलेगा, और वो समय आता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और हम निकाल तभी सकते हैं जब हम 24 घंटों को बढ़ाकर कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम हमारे जीवन में लेखन के लिए लेकर आ जाए, और वो संभव तभी होता है जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ लगते हैं। तो अपने लॉकडाउन संग्रह के बारे में बताइए, और लॉकडाउन में आपने क्या कुछ अनुवाद किया, क्या मौलिक लेखन किया, इस विषय में अपनी बात रखें संतोष जी। जी नीरज जी, लॉकडाउन जैसे आप सब जानते हैं कि हम सब अपने घर में कैद थे। बाहर आप अगर गली में जाएं तो वहां पे पुलिस मतलब घेराबंदी करके रखे हुए हैं। आप केवल तरकारी या जो ग्रोसरी खरीदने के लिए बस आपको छोड़ा जाता है, अपना आप वापस आके घर पे बैठेंगे, और ये मतलब कई दिनों तक चला, हम सब जानते हैं। तो मैंने सोचा कि अब करते भी क्या, बच्चे अपने वीडियोस देख रहे हैं या टीवी में कुछ देख रहे हैं, पत्नी जो है वो खाना बना रही है, या फिर बच्चों के साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं।
फिर भी समय बाकी है, तो मैंने सोचा कि समय का सदुपयोग किया जाए। और जाहिर है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, लॉकडाउन से संबंधित सबसे पहली जो किताब थी वो मेरी किताब थी अंग्रेजी में, उसी शीर्षक से लॉकडाउन। इसमें मैंने 3 खंडों में इसको विभाजित किया, क्योंकि बहुत सारे किताब उसके बाद लॉकडाउन से संबंधित आने वाले हैं, ये मुझे अच्छी तरह पता था। आए भी, वो अलग बात है। तो इसमें अंग्रेजी में मैंने क्या किया, भारतीय भाषाओं में जिन कवियों ने लॉकडाउन पर कविताएँ लिखी, उसका मैंने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया, या उनका अंग्रेजी अनुवाद जो उन्होंने उपलब्ध करा है, उसको मैंने उसमें शामिल किया। ये पहला खंड था कविताओं का। दूसरे खंड में मैंने खुद मेरी पत्नी से आग्रह किया कि लॉकडाउन का आपका जो अनुभव है मुझे साझा कीजिए। उसने अंग्रेजी में एक आलेख दिया। एक अन्य महिला जो कामकाजी महिला थी, जो एक कपड़ों की दुकान चलाती थी, उससे मैंने किया लॉकडाउन में आपका अनुभव कैसा रहा? मेरे परिचित एक पादरी हैं, पुणे में रहते हैं, उनसे मैंने आग्रह किया कि भई आप बताइए, आप पादरी के नाते आपको ये लॉकडाउन का अनुभव। तो इस प्रकार समाज के भिन्न तबके के लोगों को, व्यवसाय करने वाले गृहस्थी गृहिणियों, सभी से लेके मैंने लगभग 8 या 10 लोगों से संपर्क करके उनका अनुभव डायरी के रूप में, पहले पोएम्स, सेकंड आ गया डायरी, और तीसरे में मैंने 2 कवियों का मैंने साक्षात्कार लिया। एक के सच्चिदानंदन जी भी लॉकडाउन में उनका साक्षात्कार है, और दूसरे व्यक्ति हैं वो आज के समय में तमिल के बहुत बड़े तमिल ईलम कवि हैं वो, श्रीलंका के रहने वाले। अभी अ, वो विदेश में कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, तमिल के बहुत तमिल ईलम पोएट है वो। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने इस किताब के लिए लिया, और उस हिसाब से लॉकडाउन किताब आया, और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, और काफ़ी किताब कॉपियाँ भी उस संग्रह लॉकडाउन जो किताब है उसका बिका। इसके बाद मैंने क्या किया, इस सालों पहले मैंने जिन कविता संग्रहों का मैंने अनुवाद किया, जिन उपन्यासों का मैंने अनुवाद किया, जो मेरे पास ड्राफ्ट पड़ा हुआ था, उन ड्राफ्ट को मैंने लॉकडाउन के समय में, पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के समय मैंने उसको तराशा, फिर से पढ़ा, फिर से उस पर जो टिप्पणियाँ करनी थी उसको करा, और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, दोनों लॉकडाउन में कुल मिलाकर मेरे लगभग 12 किताबें प्रकाशित हुई। और ये कैसे हुआ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा जो प्रकाशक है सुदर्शन केचेरी जी, ऑथर्स प्रेस नई दिल्ली के, उनको मैं एक-एक पांडुलिपि देता गया और एक-एक करके वो निकालते गए। देखते-देखते मैंने देखा कि 12 किताबें निकली, जिसमें एक किताब जो पिता मेरे थी, जो काफ़ी चर्चा में है आज भी, जो मेरी पहली लंबी कविता है, और तीसरी कविता संग्रह जो इंडिया नेट बुक्स से निकला, और ये टैगोर वाला जो अनुवाद था वो भी इंडिया नेट बुक से ही निकला। ये दोनों किताब वहीं से निकला, और इस प्रकार मैंने जो समय था उसका सदुपयोग किया। 24 घंटों के अंदर ही मैंने किया। बिल्कुल, बिल्कुल। पिता मेरे और दूसरी बहुत सारी रचनाएं हैं आपकी जो अनुवाद के माध्यम से देश दुनिया के पाठकों तक पहुंची है। अंग्रेजी में, कन्नड़ में, असमिया में, तुर्की में, तमिल में, इन भाषाओं में आपकी रचनाएं अनुवाद के जरिए पहुंची है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक अनुवादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका बहुत लंबा चौड़ा संपर्क है। ये रचनाएं अनुवाद के क्षेत्र में जाने का एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है वो रचना उन अनुवादकों को बहुत प्रभावित करती है। तो निश्चित रूप से पिता मेरे एक ऐसी कविता है जो आपके व्यक्तिगत जीवन के कुछ पहलुओं को भी कहीं न कहीं हम उसको पाते हैं। आपकी जो संवेदनशीलता है, आपकी पारिवारिक स्थितियां हैं, आपकी अनुभूतियां हैं, जो आपके अंतस के सुख दुख है, उनको हम पिता मेरे में पाते हैं। तो निश्चित रूप से एक अनुवादक के साथ साथ में आपका जो संवेदनशील मन है, और उस मन पर जो आपके समय और समाज के बदलते परिवेश के जो प्रभाव पड़ते हैं वो भी आपकी रचनाओं में है। तो कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि अंत में कुछ एक दो कविताओं का और आप पाठ करें, और उसके बाद हम एक दो सवाल आपसे और चर्चा करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है ब्रह्मपुत्र। तुम्हारे विशाल रूप ने हमेशा मुझे आकर्षित की। तुम्हारे तट पर खुद को छोटा पाता हूं मैं। हमेशा मैंने तुमको दूर से देखा है, जैसे सबों ने देखा है। तुम्हारा पास आना मन को परेशान करती है। कभी इतने पास आ जाते हो कि
लांछित बोरफूकन की मूर्ति को घेर लेते हो। जरूरी नहीं कि घेरना हमेशा तबाही को सूचित करे। मसलन बतखों की टोली से भटके हुए बतख को घेर कर पकड़ टोली में शामिल किया जाता है। ब्रह्मपुत्र असम में है, वहां बतख नहीं है। बतख केरल में है, वहां ब्रह्मपुत्र नहीं है। दोनों जगहों में पानी है, ब्रह्मपुत्र नद है, बाकी नदियां। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र पर आपकी ये जो कविता है, इसी के साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हमारे साहित्य अकादमी के सचिव रहे, और उससे भी बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान और कवि के रूप में पूरे भारत ही नहीं विदेश में भी जो नाम भारत से लिया जाता है वो के सच्चिदानंदन जी का है। आपने उनकी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद किया है। जैसा कि आपने पहले बताया, केदारनाथ सिंह आपके बहुत प्रिय कवि रहे हैं, मेरे भी रहे हैं। तो सच्चिदानंद जी, केदारनाथ सिंह, जयंत महापात्रा जी, लीलाधर जगुड़ी, ऐसे अनेक रचनाकार हैं जो भारतीय रचनात्मकता को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चूंकि आप वैश्विक साहित्य से भी बहुत ज्यादा परिचित हैं, अनुवाद के जरिए आपका संपर्क भी है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, जानना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा है कि भारत में तो हम इन लोगों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदरणीय रचनाकार के रूप में जानते हैं, तो हमारे भारत के और भारतीय भाषाओं के वो कौन से रचनाकार हैं जिनकी जो बातचीत में है, पढ़ने में है, आपको लगता है कि ये रचनाकार ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर भी भारत से पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान बनी है, उनकी ख्याति बनी है? ऐसे कुछ नाम, ऐसी कुछ रचनाओं के साथ में पाठकों से, दर्शकों से साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा। नीरज जी, बहुत सारे हैं हमारे रचनाकार, वो कवि हो या क्या कहें फिक्शन राइटर्स हो। दिक्कत क्या है, विदेश में इनकी कविताओं का या रचनाओं का सही अनुवाद अंग्रेजी में नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको पता है कि हमारे देश में जेसीबी लिटरेरी प्राइज दिया जाता है, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 या 5 साल हुए हैं उन्होंने शुरुआत की, जिसमें मौलिक अंग्रेजी फिक्शन राइटिंग को या फिर प्रांतीय भाषाओं के फिक्शन का अंग्रेजी अनुवाद भी उसमें शामिल किया जाता है मौलिक के साथ, और उस पर 25 लाख का प्राइज मनी वो दे रहे हैं। दिक्कत यह है कि उसके जो ज्यूरी मेंबर्स हैं जो हैं, उनको दोनों भाषाएं नहीं आती है, केवल अंग्रेजी आती है। तो वहां पे प्रॉब्लम, समस्या ये आती है कि मूल में क्या अनुवादक ने कुछ जोड़ा, कुछ छोड़ा, इसकी कोई जानकारी जो जजेस हैं, जो जूरी के मेंबर्स हैं, उनको पता नहीं है। तो उससे इससे मेरी असहमति है, क्योंकि वहां पे निर्णय ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि वो मूल को जाने बगैर जो अंग्रेजी मिला है उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, विदेश में जो हमारी जो रचनाकार हैं, उनको हर देश अपने देश के अकादमियों द्वारा ही ज्यादा जाना जाता है। इतर प्रकाशक हैं, जैसे पेंगुइन है, रूपा एंड कंपनी है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रकाशक हिंदी, हार्पर कॉलिंस हैं। तो इनके भी आउटलेट्स देश के बाहर भी हैं, लेकिन जिस तरह फिक्शन का अनुवाद बाहर जाता है और बाहर का अनुवाद, फिक्शन राइटर्स का अनुवाद जो है भारतीय भाषाओं में या हिंदी में आती है, उस प्रकार कविता का नहीं जाता, क्योंकि कविता का जो मार्केट है वो बहुत ही सीमित है। और जैसे आप भी खुद कई कविताओं का आपने अनुवाद किया, कई कविता संग्रह भी अनुवाद में आपके। अनुवाद का अगर सही तरह से, कविता का अनुवाद अगर सही तरह से नहीं होता है तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं उसको उस तरह से मानता हूँ। तो जाहिर है ये कारण हो सकता है कि हमारे देश के बहुत अच्छे कवि, उनकी रचना विदेशी भाषाओं में या विदेशी भाषा में कैसी जाती है, वाया अंग्रेजी जाती है, और अंग्रेजी में अगर वो अनुवाद अच्छा नहीं है तो फिर वो मतलब अंग्रेजी से फिर जब एक नई विदेशी भाषा में जाती है तो फिर और भी लड़खड़ा जाएगा। तो शुरुआत से अब भी मेरा जो कहना है कि कहीं ना कहीं हमें एक एसोसिएशन, ये एक अनुवादकों के लिए एक मंच होना चाहिए जहां पर अनुवाद को गंभीर रूप से लिया जाए, जिस पर काम हो,
सरकार से मतलब फंडिंग मिले, उस प्रकार का एक एकेडमी मेरे मन में है, ट्रांसलेशन एकेडमी। अब पता नहीं वो कब तक और कहाँ कैसे वो शुरू होगी या ये भी नहीं पता, लेकिन ये एक जो थॉट प्रोसेस है वो पिछले 30 साल से मेरे मन में है कि एक ट्रांसलेशन एकेडमी की जरूरत हमारे देश में। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका। अनुवाद के क्षेत्र में, विश्व कविता के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग जो संस्था के रूप में हैं, कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सब मिलकर एक ऐसे युग का निर्माण करेंगे जहां हमारी भाषाएं परस्पर करीब आएंगी, हम एक दूसरे को जान पाएंगे। और जैसा कि आपने अभी पुरस्कारों की बात की, तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, संतोष एलेक्स जी को अनेक पुरस्कार मिले हैं। उसमें भारतीय भाषा परिषद दिल्ली और पाकी शब्द साधक सम्मान और अनेक सम्मान हैं। लेकिन अंतिम सवाल के रूप में मेरा ये सवाल है कि भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं के अनुवादकों को पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने अनेक भाषाओं में अनेक कृतियों का अनुवाद किया, अनुवाद प्रमाणिक माने गए हैं। निश्चित रूप से ये सवाल लेखक के लिए रहता है कि वो अनुवाद पुरस्कार के लिए, किसी भी पुरस्कार के लिए उसका लिखना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आपके इतने सारे कार्य को, इतनी समर्पित सेवा को देखते हुए निश्चित रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद का बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आपके बहुत सारे ऐसे जूनियर अनुवादक हैं जिन्होंने बहुत बाद में अनुवाद किया है, बहुत कम मात्रा में अनुवाद किया है, वो सम्मानित हो चुके हैं। और ऐसे दौर में जब आप इतने अनुवाद करने के बाद में, इतनी पुस्तकों के अनुवाद करने के बाद में आप बार बार देखते हैं कि इस बार ये पुरस्कृत हो रहे हैं, इनके कार्य ये हैं, आपके कार्य ये हैं, तो आपके जो अनुवादक को और कवि को निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगता है। इस विषय में कुछ अपने विचार, कुछ अनुभूतियां साझा करें। हालांकि ये बहुत कठिन सवाल है इस रूप में कि इस मंच से या सार्वजनिक मंच से हम बहुत सारी बातें नहीं कह पाते हैं, लेकिन जो कुछ आप अनुभव करते हैं, जो कह पाए, इस अवसर पर एक अवसर है, एक मंच है, आपकी बात देश और दुनिया में सुनी जा रही है, तो आप इस मंच से इस विषय में भी अपनी बात रखें। नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिन लोगों ने मेरा जितना काम नहीं किया है, जिनके पास इतनी किताबें नहीं है, या मैं ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे व्यक्ति का पहला अनुवाद है और उसको अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और हम सब जानते हैं साहित्य अकादमी किस तरह काम करती है, साहित्य एक सरकारी संस्था है। मेरा जो रिक्वेस्ट साहित्य अकादमी के अधिकारियों से है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए। साहित्य अकादमी का जो मुख्य पुरस्कार है और जो अनुवाद का पुरस्कार है, ट्रांसपेरेंट इस दृष्टि से कि साहित्य अकादमी की ये दोनों पुरस्कार किसी को नहीं पता कि कितनी किताबें आई हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ इसका स्क्रीनिंग किस प्रकार चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि साहित्य अकादमी के 2 जूरी होते हैं इसमें, जहां तक मेरी जानकारी है। पहला ग्राउंड जूरी जो कहा जाता है और दूसरा फाइनल जूरी है। ग्राउंड जूरी में जो किताबें आती हैं उसका चयन होता है और उसमें से ट्रिम डाउन करके फाइनल में 5 किताबों को फाइनल जूरी के पास दिया जाता है और उसमें से एक किताब को चुनकर अकादमी का अनुवाद पुरस्कार दिया जाता है। मौलिक भी उसी तरह जाता है। मेरा सवाल अनुदित पुरस्कार के लिए है, आपको कैसे पता कि पूरे भारतवर्ष में कितनी किताबें उस साल अनुदित होकर आई, और क्या आपके पास उस पूरे अनुदित किताबों की सूची है या उसकी कॉपी आपके पास पहुंच गया, जिसके चलते आप यह दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमारा ये डिसीजन पक्का सही है? नहीं, आप नहीं कह सकते क्योंकि ये आपके पहुंच के बाहर की बात है। मैं देश के सारे लगभग सभी भारतीय भाषाओं के हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले, मतलब भारतीय भाषाओं से हिंदी में या हिंदी से भारतीय भाषा में या भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले लगभग देश के प्रतिष्ठित अनुवादकों से मेरा व्यक्तिगत मेरा पहचान है, मैं उनको जानता हूँ। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके चलते जो अच्छे किताब है, जो अच्छे अनुवादक हुए हैं, जो अनुवाद किए हैं, उसको फलाने साल की साहित्य अकादमी अनुवाद के पुरस्कार से वंचित किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाइए ताकि लोग कहें कि हाँ, फलाने व्यक्ति को जो मिला है वो सही है, उनको मिलना चाहिए था उस साल
जिस क्रम से वो बात करते हैं अनुवाद के लिए। वरना मैं अकेला हूँ, मैं ना साहित्य अकेडमी से लड़ सकता हूँ, ना किसी संस्थान से लड़ सकता हूँ। जो भी पुरस्कार मुझे मिले हैं, मैंने या तो उसको आवेदन दिया है या फिर मुझे नामांकित करते हुए मुझे पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिलने के लिए मैंने कभी अनुवाद नहीं किया। जब शुरुआत की, मेरे मन में इतनी ही चिंता थी कि इतना ही मैंने बस इतना ही सोचा कि ये क्या 2 किताब मेरे नाम पे प्रकाशित हो, लेकिन ऊपर वाले की दुआ है कि आज 30 साल के बाद 51 किताब हो चुकी है। 50 के बाद अभी 2 किताबें और आ गई हैं, 52 किताबें आ चुकी हैं और कुछ पुरस्कार भी हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। मैं संतुष्ट हूँ नीरज जी। अकादमी के बारे में और मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं वहाँ पे। अब उनकी जो प्रक्रिया है वो उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, जैसे अन्य जो प्रतिष्ठित अनुवाद के लिए आवेदन के लिए उन लोग मतलब इश्तेहार देते हैं, उस प्रकार आप उसको एडवर्टाइज कीजिए। जिनके पास उस साल किताब है उनको अप्लाई करने दीजिए, तब बात में दम होगी कि हाँ ये सही है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ। और आपने जो ट्रांसलेशन एकेडमी की बात की थी, उस पर भी हमारे दर्शकों की सहमति आ रही है कि ऐसा स्थापित होना चाहिए, जिस निश्चित रूप से हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे, ऐसा होगा। जहां तक अकादमी के पुरस्कारों की और अनुवाद पुरस्कार की और अन्य पुरस्कारों की बात है, तो यहाँ जो निर्णय करने वाले हैं, हम लेखकों में से ही लेखक हैं, रचनाकार ही वो चयन करते हैं। मैं संतोष जी की बात इस मंच के माध्यम से हमारे उन सभी मित्रों को पहुंचाना चाहता हूं जो अकादमी में किसी न किसी रूप में, पदाधिकारी के रूप में या अन्य रूप में जुड़े हुए हैं। तो साथ में अकादमी के जो कर्मचारी अधिकारी मित्र हैं, वो भी इस बात को गंभीरता को समझें कि निश्चित रूप से गोपनीय ढंग से ग्राउंड लिस्ट बनाई जाती है, उस पर अलग अलग निर्णायकों को निर्णय भेजा जाता है, वो जोड़ते हैं, घटाते हैं। उसके बाद भी अकादमी के पास में समग्र भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिए उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको लिस्टिंग करने के लिए, जैसे बिब्लियोग्राफी का कार्य है, उसी प्रकार का कार्य करंट साल जिसमें पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों के जिलों में, यहां तक गांवों में बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे अनुवादक हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकाशक हैं जो हमारी पहुंच से, हमारी जानकारी से वंचित है। और ऐसे में अगर हम किसी सही व्यक्ति को समय पर प्रेरणा, प्रोत्साहन नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे देश की कई प्रतिभाएं कुंठित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और अधिक उपयोगी बनाया जाए, जिससे इस प्रकार की जो बातें हैं वो ना हो, उसको और अधिक प्रमाणिक बनाए जाने की आवश्यकता है। इस विषय में निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ में संतोष एलेक्स जी विविध विधाओं में लिखने वाले, विभिन्न भाषाओं से अनुवाद करने वाले और गद्य और पद्य दोनों विधाओं में, साथ साथ में अनुवाद के तकनीकी पक्ष पर भी पुस्तकें लिखने वाले, इनका जो अध्ययन है, मनन है, चिंतन है, कार्य बहुत विशाल है, विपुल है। उसको एक छोटे से साक्षात्कार में समेट पाना निश्चित रूप से बहुत कठिन कार्य है। किसी अन्य दिवस पर हम फिर से इस कार्यक्रम में हमारे मित्र डॉक्टर संतोष एलेक्स के साथ बात करेंगे। उनके साथ जो छूटे हुए पक्ष हैं, जो छूटी हुई बातें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ नई बातें भी जानेंगे। मैं जन सरोकार मंच की ओर से, अपनी ओर से और साथ ही साथ देवेंद्र जी की ओर से आदरणीय डॉक्टर संतोष एलेक्स जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि हमारे छोटे से बुलावे पर आपने जन सरोकार मंच के इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपका भी और जन सरोकार मंच का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।